नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और हिटलरशाही मोदी सरकार को लेकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के द्वारा आज ग्वालियर में एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। दोस्तों, देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। देश की संसद के मंदिर में 543 सांसदों के लिए प्रत्याशी खड़े कर दिए गए। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर आज भी अधिकतर राजनेता धृतराष्ट्र बने बैठे हैं और राजनेता तो राजनेता, कानून के रक्षक, पत्रकार, वकील, समाज सेवी संगठन भी राजनेताओं, धर्मगुरुओं के साथ धृतराष्ट्र बनकर चुप्पी साधे बैठे हैं। 6 अप्रैल को इन्हीं सोए हुए अंधे, गूंगे, बहरों को जगाने के लिए समाज सेवी संस्था अनुपमा राजदंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन की ही तरह इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के द्वारा बाल भवन ग्वालियर में मोदी सरकार के 3 नए कानूनों को बेनकाब करने के लिए सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद श्रीवास्तव जबलपुर, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर के अध्यक्ष श्री पवन पाठक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के प्रांतीय संयोजक श्री कौशल शर्मा एडवोकेट, चैन सिंह राजपूत एडवोकेट एवं विश्वजीत रतूनिया एडवोकेट संगठन के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरुदत्त शर्मा एडवोकेट ने किया। दोस्तों, आपको बता दें, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वह सीनियर एडवोकेट हैं जिन्हें संविधान और कानून का ज्ञान कुछ हद तक विरासत में मिला है। कई मौकों पर ऐसे हैं जब प्रशांत भूषण और उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट, स्वार्थी और डरपोक जजों को साहस देने का काम किया। इसी को लेकर ग्वालियर आगमन पर लॉयर एसोसिएशन की ओर से उनका सम्मान और स्वागत किया गया। दोस्तों, स्वागत सत्कार के बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कहावत को चरितार्थ करते हुए प्रशांत भूषण ने मोदी और अमित शाह को जमकर कटघरे में खड़ा किया। साथ ही चुनावी चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रशांत भूषण ने कथनी और करनी के साथ संसद में पास सरकार के 3 नए कानूनों को कटघरे में खड़ा कर बेनकाब किया। दोस्तों, ग्वालियर आए प्रमुख अतिथि प्रशांत भूषण ने 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में व्याप्त विकृतियों का जिक्र करते हुए देश की जनता के खिलाफ निरूपित करते हुए गलत बताया, जो वर्तमान सरकार के द्वारा जनता को अकारण परेशान करने के लिए धाराएं लागू की गई हैं। देखिए, ये 3 कानून जो आए हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, उसके बारे में आपको बताया गया कि किस तरह से पास हुए। इसकी कोई चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हुई। इतना बड़ा बदलाव कि आप 3 जो बिल्कुल बेसिक कानून हैं हमारे क्रिमिनल लॉ के, उनको आप एकदम रिप्लेस कर रहे हैं, जिसमें ऑपोजिशन के लोग प्रेजेंट ही नहीं थे। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही गंभीर बात। अमित शाह ने ये बोला जब ये कानून पास हुए कि हम ये कानून इसलिए लाए हैं क्योंकि अंग्रेजों ने जो कानून इस देश पर थोपे थे वही चल रहे थे, और वो अंग्रेज लोग उन कानूनों को अपने मकसद से लाए थे, तो हम इसको हिंदुस्तानियों के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए ये कानून बनाना चाहते। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या थी, यानी कि अगर हम सारे क्रिमिनल लॉ के कानून बदल रहे हैं तो हमको तो पहले ही समझना होगा कि आज समस्या क्या है हमारे क्रिमिनल लॉ में, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में समस्या क्या है। तो एक जो बड़ी समस्या रोज दिखती है वो ये दिखती है कि आज हमारे ज़्यादातर लोग जो जेल में हैं, अधिकतर लोग जो जेल में हैं, वो कॉन्विक्ट्स नहीं है, अंडर ट्रायल है, या तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है या अंडर ट्रायल। उनको अभी तक अपराधी साबित नहीं किया गया है किसी भी कानून, और वो सालों साल जेल में सड़ते रहते हैं, और उनके पास इतना भी संपत्ति नहीं है या इतना भी वो नहीं है कि वो अपने लिए बेल भी जुटा पाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो बिल्कुल हमको स्टेयर कर रही थी, जिसका समाधान होना चाहिए। समस्या क्या है कि हमारे जो केस हैं, क्रिमिनल केसेस जो हैं, प्रोसिक्यूशंस हैं,
वो सालों साल चलते हैं, कभी कभी 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 साल चलते हैं, और आखिर में जब तय भी होते हैं और ये पाया जाता है कि भाई ये आदमी बिल्कुल निर्दोष था, जिसको आपने 15-20 साल से जेल में सड़ा दिया, उसके बाद भी उन पुलिस अफसरों के ऊपर जिन्होंने उसके ऊपर झूठा मुकदमा थोपा था, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसलिए ये सिलसिला इस देश में चलता जा रहा है कि पुलिस आसानी से झूठे मुकदमे बना बनाकर थोपती रहती है और लोग उसके आधार पर लोगों को अरेस्ट कर लेती है और लोग जेल में सड़ते रहते हैं। ये दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तीसरी समस्या कि जब फैसले होते भी हैं तो कई बार, बहुत बार गलत फैसले हो जाते हैं। कई बार ठीक होते हैं पर कई बार गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि जज जो है या तो नासमझ है या कभी कभी इस वजह से भी कि जज जो है भ्रष्ट है। तो अगर हमको बिल्कुल इसके जड़ पर जाना था कि भाई हमारी क्या समस्या है, तो हमको सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत थी कि भाई हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चरमराया हुआ है। अब जैसे ये सवाल है कि भाई इतने साल तक लोग जेल में बगैर बेल के क्यों रहते हैं, तो उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, तो फिर एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट कर दिया गया था कि जिन्होंने आधा टर्म सर्व कर लिया है, यानी कि जो उनको मैक्सिमम सेंटेंस हो सकता है उसका आधा टर्म सर्व कर लिया है, उनको बेल पर रिलीज कर दिया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जेल में रहते हैं जिन्होंने आधा टर्म सर्व कर लिया है, लेकिन फिर भी ये कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात, ये लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमने कानून में ये लिख दिया है, नए कानून में भी, कि हाँ आधा टर्म अगर आपने सर्व कर लिया है तो आपको रिलीज कर दिया जाए। लेकिन उसमें ये भी लिख दिया है कि अगर आपके खिलाफ एक से ज्यादा केस चल रहे हैं तब आपने आधा टर्म सर्व भी कर दिया है, तब आपको रिलीज नहीं किया जाए। मतलब ऑटोमेटिक रिलीज नहीं होगा, आपको फिर जो कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी। तो इसके चलते हुए ये सिलसिला जो आज चल रहा है, लोग सालों साल तक जेल में सड़ते रहते हैं, अंडर ट्रायल रहते हैं, ये सिलसिला अभी भी चलता रहेगा। अगर आपको ये एड्रेस करना है तो आपको पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको ओवरहॉल करने की जरूरत है। इसको ओवरहॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमको पुलिस को ओवरहॉल करना होगा, जो बार बार हम देख रहे हैं कितनी बार हजारों केसेस में झूठे मुकदमे बनाती है। कई बार पैसे लेने के लिए झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, और अगर वो जना पैसे नहीं देता तो उसके ऊपर झूठा केस थोप दिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और इन पुलिस वालों की कोई जवाबदेही नहीं होती। यही नहीं, उन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड में व्याप्त भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उजागर किया और कहा कि मोदी का चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का धंधा है। दोस्तों, मोदी सरकार पर शेर की तरह दहाड़े प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड को हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा विश्व का भ्रष्टाचार कांड बताया। साथ ही कहा कि इससे पहले की सरकारों पर आरोप लगा करते थे लेकिन सिद्ध नहीं होते थे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है और स्पष्ट किया है कि सत्तारूढ़ दल देश की विभिन्न एजेंसियों का दुरुपयोग कर पार्टी में फंड इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में केंद्र की सरकार जाति धर्म में विभाजन कर देश को विपक्ष विहीन एक दल की सरकार की ओर ले जा रही है। न्यायपालिका चुनाव आयोग के साथ मीडिया को भी धृतराष्ट्र बना रही है। इसी
तरह से सारे इंस्टीट्यूशन, सारे ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी, आईटी, सीबीआई, सब बिल्कुल सरकारी तोतों की तरह काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार सीबीआई को बोला था कि सरकारी तोता है, लेकिन ये सब बिल्कुल ही तोते की तरह काम कर रहे हैं। और अभी तो इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी स्टोरी पब्लिश करी कि वे 25 एमपी और एमएलए जिन्होंने डिफेक्ट किया, उसमें से 23 के खिलाफ या तो केस बंद कर दिया, मतलब ईडी और आईटी और सीबीआई ने कोई केस शुरू किया, फिर वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, फिर उसके बाद उनके खिलाफ केस बंद कर दिया। और यही चीज ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स में निकल कर आई है। जब ये खुलासा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो जो बात सामने आई है वो तो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है। बिकॉज उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा बिल्कुल घूस के तौर पर दिया गया। और क्योंकि भाजपा रूलिंग पार्टी थी सेंटर में भी और कुछ स्टेट्स में भी, तो उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को दिया गया है। और इतने सारे केसेस हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, घूस चाहे 200 करोड़ की दी हो, कॉन्ट्रैक्ट 20,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का। तो इसीलिए निर्मला सीतारमण के हस्बैंड जो हैं परकला प्रभाकर, उन्होंने ये बोला है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स इस घूस के तौर पर दिए गए हैं। घूस तो कुछ हजार करोड़ की है, यानी कि टोटल 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उसमें से आधे अगर घूस के लिए दिए गए, आधे से कुछ ज्यादा, तो 10,000 करोड़ की घूस है। लेकिन उस 10,000 करोड़ की घूस ने लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए हैं अवैध कंपनियों को, बेईमान कंपनियों को, उनके फेवर में पॉलिसी बदलवाई है, ईडी, आईटी, सीबीआई का एक्शन रुकवाया है, यानी कि इनकम टैक्स रेड करता है कोई कंपनी पे, 50,000 करोड़ का कहते हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, उसके बाद वो कंपनी 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर भाजपा को दे देती है, और उसके बाद वो केस ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यानी कि लाखों करोड़ का घोटाला घूस के तौर पर दिया गया है। और इसमें देखिए 4 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। इसमें उस कंपनी के अधिकारी जिन्होंने बोला कि अच्छा हम आपको घूस दे देंगे, आप हमारे ऊपर हमको कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, या हमारे फेवर में पॉलिसी बदल दीजिए, या हमारे ऊपर से ईडीआई का हाथ हटा लीजिए। एक उसके अधिकारी, एक भाजपा के अधिकारी, एक सरकार के अधिकारी, और एक ईडी, आईटी, सीबीआई के अधिकारी। 4 लोगों की कॉन्स्पिरेसी इसमें इन्वॉल्व थी, 4 पार्टी। उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, अब इसका कौन देखेगा? इसका इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई वगैरह नहीं कर सकती, इसका इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सीबीआई वगैरह खुद ही इन्वॉल्व थी उसमें। इसका इन्वेस्टिगेशन तो कोई इंडिपेंडेंट एसआईटी ही कर सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट अगर गठित करे तभी हो सकता है, क्योंकि ये तो खुलासा हुआ है। अब जवाबदेही कैसे तय होगी? इतना बड़ा घोटाला जिसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो गया, इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? दोस्तों, प्रशांत भूषण के साथ जबलपुर से आए सीनियर एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया, साथ ही वकीलों को भी नैतिकता के साथ काम करने के लिए बात कही। सीनियर एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि आज वकीलों को चाहिए कि वे धर्म, जात पात और स्वार्थ सिद्धि छोड़कर संविधान में अधिकारों के लिए देश के अमर शहीदों की तरह खुलकर सामने आए और चोटिल होते हुए संविधान को बचाएं। आज अगर आप देख रहे हो, पिछले समय से मार्क कर रहे हो कि संसद के अंदर जिस तरह से कानून पारित होते हैं, जब विपक्ष बाइकाट कर रहे हैं संसद का, तब कानून पारित हो जाते हैं। किसान कानून, जो कृषि संबंधित कानून, तब पारित हुए जब संसद में हो हल्ला मचा था, कोई बात सुन नहीं रहा था। उपाध्यक्ष ने उसका फायदा उठाते हुए और एक फर्जी तरीके से उन कानूनों को पारित करा दिया। विपक्ष को बाहर निकाल के कितने कानून पारित करा दिए जाते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता कि उनके अधिकारों को, उनके
जो संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उनको किस तरह से खत्म कर दिया गया है या उनको बदल दिया गया। जो कानून जिसको कहते हैं, जिसपे फेयर डिस्कशन होना चाहिए, हफ्तों जैसा संविधान सभा में डिस्कशन होता था एक एक धारा के ऊपर, वो डिस्कशन होना चाहिए, वो 5-5, 10-10 मिनट में वो बड़े कानून बदल दिए गए। अफसोस की बात यह है, मैं तो 44 साल से वकालत में हूँ, प्रशांत भूषण जी भी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, एक समय था आजादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी, आप नाम उठा के देखेंगे तो जितने बड़े लीडिंग जो लाइट्स थे फ्रीडम मूवमेंट के, वो वकील थे। लेकिन आज हमारा वकील समुदाय क्या कर रहा है? कायदे से ये जो सवाल है, ये जो इशू है, इसको बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में इसका डिस्कशन होना चाहिए, इस पर बहस होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी जगह क्या तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने हाईकोर्ट बार का कह सकता हूं कि वहां 3 ही काम होते हैं। एक होता है जजेस का स्वागत, उनका आने पे और जाने पे। दूसरा होता है गणेश जी की मूर्ति रखना या धार्मिक आयोजन या पाक का आयोजन। और तीसरा होता है कोई क्रिमिनल ऑफेंस में, किसी अपराध में कोई वकील पकड़ा जाए तो उसको बचाने के लिए आंदोलन। इसके अलावा कोई गंभीर बात कानून से, विधि से, लिटिगेंट की प्रॉब्लम से कोई बात होती नहीं। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसमें हमारी जुडिशियरी भी शामिल, वो सब आते हैं, जजेस आते हैं उन सब कार्यक्रमों में धार्मिक। अभी मैंने पहली बार सुना कि जस्टिस अभय ओका ने कहा कि हाई कोर्ट प्रीमाइसेस में या कोर्ट प्रीमाइसेस में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की जगह नहीं, कोई जज बोलता नहीं है इस सवाल पे, बल्कि वो शामिल होते हैं उन आरतियों में, उन झांकियों में, उन पूजाओं में, उन तमाम चीजों में। और ये सब सिर्फ एक समुदाय के लिए होता है। ऐसा भी नहीं है कि वहां ईद मिलन भी होता हो या कभी बड़ा दिन जो होता है क्रिसमस का, उसका भी कोई, सिर्फ एक समुदाय। और आप कभी जबलपुर हाईकोर्ट जो जाते होंगे, देखिए पूरा लार्जर साइज का कटआउट वहां पे लगा दिया गया है राम मंदिर का, हाईकोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर। कैसे ये चीजें अलाउ हो रही? तो ये जो दिशाहीनता, जो गलत दिशा में जो जा रहा है, और इसमें जो बार की जो भूमिका होना चाहिए, वकीलों की भूमिका होना चाहिए, वो पूरी तरह से लगभग नगण्य हो गई। और ऐसे समय में प्रशांत भूषण जी और कुछ और भी हैं, कपिल सिब्बल जी भी हैं, दुष्यंत दवे जी भी हैं, इंदिरा जयसिंह जैसे, मगर बहुत कम लोग। तो कई बार मुझे वो पिक्चर याद आती है लास्ट वॉरियर, तो ऐसा लगता है कि शायद लास्ट वॉरियर्स में कुछ वॉरियर अभी बचे हुए हैं जो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर ये कब तक चले, ये कहना बड़ा मुश्किल। ये वकीलों के समुदाय में से या नागरिकों में से हिम्मत के साथ, साहस के साथ लोग खड़े नहीं होंगे, आवाज बुलंद नहीं करेंगे, उसके लिए सहने के लिए जो भी टार्चर है, जो भी अपमान है, उसको जेल है, उसको करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर। दोस्तों, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ मध्य प्रदेश के सीनियर वकीलों ने संविधान को बचाने की पहल की है और आम जनमानस से अपील की है, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।